जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 12th के आरोह भाग 2 के काव्य खंड से पाठ 9 फिराक गोरखपुरी को पढ़ने जा रहे हैं। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ और गज़ल इसमें दी हुई है जो हम पढ़ेंगे। ये देखिए, ये फिराक गोरखपुरी है और उनका सबसे पहले हम जीवन परिचय पढ़ते हैं। और जीवन परिचय पढ़ने के लिए हम देखते हैं फिराक गोरखपुरी के बारे में, उनका जन्म, मृत्यु, रचनाएं और भाषा शैली आदि के बारे में हम पहले जानकारी हासिल करते हैं, फिर उनकी रुबाइयाँ और गज़लें पढ़ेंगे। फिराक गोरखपुरी कवि का नाम है। इनका मूल नाम यानी ओरिजिनल नाम जो है रघुपति सहाय, और फिराक इनका टाइटल है, उपनाम है। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। शिक्षा जो है वो रामकृष्ण की कहानियों से शुरू हुई और बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेज़ी में हुई। और देखिए, अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और हम क्या पढ़ रहे हैं? इनकी रुबाइयाँ और गज़लें। कविताएं हिंदी में लिखी इन्होंने, उर्दू में लिखी, अरबी में लिखी। तो 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए। चयनित मतलब सिलेक्ट किए गए, चुनाव हुआ इनका डिप्टी कलेक्टर के पद पर 1917 में। लेकिन स्वराज्य आंदोलन के लिए 1918 में इन्होंने उस पद का त्याग कर दिया, यानी रेजिग्नेशन दे दिया। तो कहने का मतलब ये कि देश के प्रति इनकी जो वफादारी थी, जो निष्ठा थी, वो उच्च स्तर की थी। तभी तो इन्होंने देखो, इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद इन्होंने डिप्टी कलेक्टर का पद पाया होगा। और लेकिन अपने देश की खातिर इन्होंने 1918 में उस पद का त्याग कर दिया। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी लेने के कारण इन्हें 1.5 वर्ष की जेल भी हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में ये अध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। इन्हें बहुत से सम्मानों से नवाजा गया है, और जिनमें से जो मुख्य सम्मान है, गुले नगमा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया। इसके बाद इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देखते हैं। महत्वपूर्ण रचनाओं में गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इन्हें, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड। महत्वपूर्ण कृतियों में गुले नगमा, वज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़लगोई, और इनका निधन 1983 में हुआ। तो जन्म 1896 और मृत्यु 1983। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गज़ल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। ये उनकी बहुत प्रसिद्ध शायरी है। उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर कर आए हैं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ उर्दू शायरी का नाम आता है वहाँ पर रूमानियत, यानी कि कहा जाता है कि जहाँ पर इश्क मोहब्बत की बात होती है, रोमांटिक बातें होती हैं, वहाँ पर उर्दू शायरी कही जाती है। मतलब कहने का मतलब ये कि हम ये समझते हैं कि उर्दू शायरी में इश्क मोहब्बत की ही बातें होती हैं, और इसका एक बड़ा हिस्सा रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है। उर्दू शायरी में लोक जीवन यानी सांसारिक दुख, दर्द और करंट जो अफेयर्स होते हैं, और जो समाज की विडंबनाएं होती हैं, समाज की समस्याएं होती हैं, इनके बारे में कम ही लिखा गया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य की रचनाएं उर्दू शायरी में कम पाई जाती हैं। उर्दू शायरी में बेसिकली ऐसा माना जाता है कि रोमांटिक और इश्क और मोहब्बत की बातें होती हैं। अच्छा, इनमें कुछ ऐसे शायर हैं जिन्होंने इस परंपरा को तोड़ा है। नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे जिन कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है। रिवायत मतलब रिवाज। कौन सी रिवाज?
कि इसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष कम उभर कर आए हैं। ऐसा नहीं है, कुछ शायरों ने इस रिवाज को तोड़ा भी है और उनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी है, जिन्होंने शायरी में इश्क, मोहब्बत और रोमानियत को छोड़कर भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा है। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। मतलब फिराक गोरखपुरी ने सामाजिक दुख दर्दों को, समाज में व्याप्त समस्याओं को, आम लोगों की ज़िंदगी में व्याप्त दुख दर्द को शायरी में व्यक्त किया है, जो उनकी व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है उसकी तल्ख सच्चाई, तल्ख मतलब कड़वी सच्चाई, तीखी सच्चाई, और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का एक अनूठा महल खड़ा किया है। अनूठा मतलब अनोखा। तो फिराक गोरखपुरी मतलब रिवायत से हटकर, रिवाज से हटकर, परंपरा से हटकर उन्होंने शायरी में बहुत सारी भावों की अभिव्यक्ति की है, ना केवल इश्क, मोहब्बत और रूमानियत की। तो उन्होंने अपनी व्यक्तिगत अनुभूति बनाकर समाज के दुख दर्दों को व्यक्त किया है, और इंसान के पर जो बीतता है, इंसान के हाथों मतलब इंसान पर जो जुल्म करता है, जो आपस के मतभेद हैं, उनकी कड़वी सच्चाई उन्होंने व्यक्त की है, और आने वाले कल के प्रति उम्मीद भी अपनी शायरी में व्यक्त की है। और इन दोनों चीज़ों को उन्होंने भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनोखा महल खड़ा किया है। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है। कहने का मतलब ये है कि उर्दू शायरी में मुहावरों के द्वारा अपनी बात को कहने की एक परंपरा है। लाक्षणिक मतलब लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करके। तो इस तरह से इसमें शेर लिखे नहीं कहे जाते हैं, शेर लिखे नहीं कहे जाते हैं, यानी एक तरह का संवाद प्रमुख होता है। यहाँ पर हम देखते हैं, हम ये कवि ये बताना चाहता है कि शेर लिखे नहीं कहे जाते हैं। मतलब शेरों में जैसे कि कोई एक बात अपनी कह रहा है, फिर शेर के माध्यम से दूसरा कोई अपनी बात कह रहा है, मतलब ऐसा लगता है जैसे आपसी बातचीत हो रही है, आपसी भावनाओं की अभिव्यक्ति हो रही है। इस तरह से शायरी होती है, यानी एक तरह का संवाद होता है। संवाद मतलब आपसी बातचीत। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की इस शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। तो इसीलिए कहा गया है कि शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए कहा है, दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है। जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य है। दिव्य यानी अलौकिक। तो देखते हैं हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, फिराक की रुबाइयाँ और गज़ल, उसके बारे में थोड़ी सी पाठ के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं और उसका मूल भाव समझ लेते हैं कि वास्तव में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो देखिए, फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। मतलब जैसे हमारे घर परिवार और हमारे बीच की बातें हों, ऐसा उनकी रुबाइयों में नज़र आता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। यानी कि इस रुबाइयों में हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये रुबाइयाँ वात्सल्य रस से युक्त हैं। इनमें नन्हे शिशु की अटखेलियाँ, माँ और बच्चे की मनमोहक अदाएँ और रक्षाबंधन का एक दृश्य भी प्रस्तुत है। तो जैसे कि मुझे चाँद चाहिए, ऐसा ही सूरदास ने अपने वात्सल्य वर्णन में कहा है कि मैया री मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। इस तरह के बिंब आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलौना है। बिंब मतलब जैसे कि चाँद को खिलौना माना है, तो जो मतलब आज के बच्चों के लिए भी वो एक मन लुभावन खिलौना है चाँद, जो आज भी वातानुकूलित यानी एसी के कमरों में बंद नहीं रहते, बल्कि छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं और चंदा मामा को नदिया किनारे उतरने और काल्पनिक दूध भात खाने की कल्पना से जो खुश हो जाते हैं। निहाल है मतलब
खुश हो जाते हैं। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले ना हों, पर जो चंद्राभ रिश्तों का मर्म समझते हैं, चंद्रमा के समान बहुमूल्य रिश्तों का जो मर्म समझते हैं। एक कठिन दौर है यह, घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। कहने का मतलब ये है कि ये कवि का शेर है कि ऐसे बच्चों के लिए जो एसी कमरों में नहीं बल्कि खुली छतों पर सोते हैं और रात को चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के इस तरह की छोटी छोटी गीत सुनकर खुश होते हैं और चंदा मामा को अपना मामा समझते हैं और उसे नदिया किनारे उतरने की कल्पना करते हैं और काल्पनिक दूध भात खाने की कल्पना करके ही बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए आज भी मामा जो हैं वो साक्षात खिलौने की तरह होते हैं, क्योंकि वो रिश्तों की बहुमूल्य रिश्तों का मर्म समझते हैं, उसकी गहराई को समझते हैं। भले ही उनके जीवन में महंगे खिलौने ना हों, लेकिन ऐसे खूबसूरत रिश्ते उनके जीवन में हैं। मतलब इसमें एक शेर कहा गया है कि घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मतलब गरीबी का वर्णन किया गया है कि मेला घूम के घर लौट कर आ गए और सोचा था मेले से बच्चे के लिए मिट्टी के खिलौने खरीदेंगे, लेकिन मिट्टी के खिलौने की भी खरीदने की भी उनकी हैसियत ना थी, क्योंकि वो खिलौने भी उन्हें महंगे लग रहे थे। और अकेले में आकर वे अपनी इस विवशता पर बहुत रोते हैं, वो भी अकेले में रोते हैं बच्चे को से छुप कर, कि हम मतलब इस ग्लानि से भर उठते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए मिट्टी के खिलौने भी नहीं खरीद पाए। तो इस तरह की बहुत खूबसूरत रुबाइयाँ फिराक ने लिखी हैं। अब इसमें आगे देखिए कि लुका देना, घुटनियों से मैं लेकर कपड़े पहनाना, गेसुओं में बालों में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नर्म दमक, जिदियाया बालक, रस की पुत्री, ये कुछ ऐसे विलक्षण प्रयोग हैं हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन से, कि जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। मतलब इसमें हिंदी और उर्दू दोनों शब्दों का ऐसा समावेश हो गया है जैसे कि दो नदियां आपस में मिल जाती हैं। बहुत सुंदर समावेश यही चाहते थे कि हिंदी और उर्दू बहनों की तरह रहें, मिक्स होकर उसका उपयोग हो। तो माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है, देख आईने में चांद उतर आया है, चांद की परछाई भी चांद ही है, कल्पना की आँख का भला क्या मुकाबला। मतलब कल्पना में कुछ भी इंसान देख सकता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक, लाने के लिए छठे छमासे पर्व त्योहार ही पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती हैं। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौनों, राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, रक्षाबंधन एक मीठा, मतलब कहने का मतलब यह है कि छठे छमासे मतलब साल 6 महीने में कभी कभी बच्चों की फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती हैं, गरीबी गुजारा जैसे भी होता है। इसके बाद एक रुबाई है रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है, रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं और सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से होता है वही संबंध यहाँ पर लच्छों से है, बिजली की तरह चमक रहे लच्छों से है, जो राखी के त्यौहार में बहन पहनती है। तो सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है। इस पाठ में फिराक की एक गज़ल भी शामिल है। रुबाइयों की तरह ही फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इसका अद्भुत नमूना है यह गज़ल। यह गज़ल कुछ इस तरह बोलती है कि जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है और साथ ही काव्य शिल्प की वह ऊंचाई भी है जो गज़ल की विशेषता मानी जाती है। तो आइए हम आगे पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ। चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए फिराक गोरखपुरी की चैप्टर जो है रुबाइयाँ और गज़लों का हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।